हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। पिछले यार 1-2 हफ्तों से मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ सबकी। किसी के सेमेस्टर 4 के पेपर्स हुए हैं, किसी का एंट्रेंस का हुआ है, किसी का फाइनल ग्रेड पूरा हुआ है। एंड उसी में एक बहुत कॉमन डाउट था रिगार्डिंग करियर्स इन आरबीआई। आरबीआई के रिगार्डिंग जो मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी जो हमारा चैनल है जी इकोनॉमिक्स फॉर एवर का, उस पर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आरबीआई के प्रीवियस ईयर्स आपको नहीं मिलते, वो आपको वही बता सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया है। उसके अलावा आपके पास और कोई और सोर्स नहीं है। आप सोचो कि पास्ट ईयर्स हमें मिल जाएंगे गूगल वगैरह पे, द आंसर इज़ बिग नो। जिन्होंने पेपर दिया है वही। तो मैंने जब दिया था मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो मेरे से पढ़े थे उन क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर्स में, कैसे क्वेश्चन है, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड दिस इज़ माई नंबर। आप मेरे से कोई भी अगर आपकी डाउट्स है तो आप कनेक्ट कर सकते हो वाया व्हाट्सअप वाया कॉल, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक आरबीआई के रिगार्डिंग मैं क्लैरिफाई कर दूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल दे जो जो आपके डाउट्स है। सी आरबीआई में जो एंट्री का रास्ता है वो 3 वेज से होता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट चीज़ों की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे परमानेंट जॉब की बात करूँगा, परमानेंट पोस्टिंग की बात करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड या इंटर्नशिप रिलेटेड दैट इज़ अ डिफरेंट, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म। मैं यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका पोस्ट होती है दैट इज़ ग्रेड बी। आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी इस पे यूट्यूब पे, बट एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न आया था मेरे पास पिछले 2-3 हफ्तों में। इसलिए मैं ये सोचा कि यार चलो वीडियो बना दूँ, बिकॉज एक एक के सेम डाउट को कैटर करना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं भी टाइम शॉर्टेज होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली चल रही होती है इस टाइम। आई होप आप समझ सकते हो, तभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि दोनों का टाइम बच जाए। इसके अलावा कोई डाउट है वो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो पहला रास्ता होता है ग्रेड बी, दैट इज़ द पोस्ट। ये पोस्ट का नाम है ग्रेड बी। इसमें आप आते हो वाया जनरल। जनरल का मतलब बोले तो जिसने भी बैचलर्स कर रखा है, डिग्री पूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यूपीएससी सिविल्स में क्या होता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप पेपर दे सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो अगर आपके पास बीए की डिग्री है, चाहे वो आपके पास इको में है, हिंदी में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, किसी में भी है, देन यू कैन गिव आरबीआई ग्रेड बी जनरल एग्ज़ाम। राइट जी, इतनी बात समझ आ गई। बीए की डिग्री होनी चाहिए। कहते हम तो फाइनल ईयर में हैं, नहीं जी, डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% नंबर होने चाहिए, बेंच स्टोक्स की जर्सी, तो जाके आप ये पेपर में एलिजिबल हो डी अपना ग्रेड बी जनरल एग्ज़ाम। राइट। इसी में एक और आता है DEPR, जो मेरे मुंह पे चढ़ा रहता है। दैट इज़ फॉर द इकोनॉमिक्स पर्सनस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। दिस इज़ फॉर दोस्त जिनके पास मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है विद 55%। तो एमए की डिग्री होना इज़ इंपॉर्टेंट। कहते हैं हम तो एमए के फाइनल ईयर में, क्या हम पेपर दे सकते हैं? द आंसर इज़ बिग नो। आपको फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो ये अंतर समझ आया। ये भी ग्रेड बी है। ग्रेड बी क्या है? दिस इज़ अ कॉमन, दिस इज़ अ पोस्ट नेम। ये पोस्ट का नाम है। इस पोस्ट को अटेन करने के 3 मेथड है। मेथड 1 जनरल और DEPR, एंड थर्ड वन इज़ DISM। दिस इज़ फॉर दोस्त जो स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं, मतलब MSc इन स्टैट्स या MA इन स्टैट्स। तो दीज आर द 3 ऑल्टरनेटिव वेज जिससे आप आरबीआई में एंटर कर सकते हो। राइट जी, ये चीज़ समझ आई। कहते हैं अब मेरे पास MA इन इकोनॉमिक्स है तो मैं क्या करूँ? आप ये वाला पेपर भी दे सकते हो, आप ये वाला पेपर भी दे सकते हो, बट दोनों का सिलेबस बहुत अलग है। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग एंड सोशल इश्यूज़, इसका सिलेबस अलग है। मैं इसकी तैयारी नहीं करवाता। मैं जो तैयारी करवाता हूँ आपको वो करवाता हूँ DEPR की, जिसमें इकोनॉमिक्स आती है। क्लियर? ये क्लियर हुआ पॉइंट एलिजिबिलिटी। अब आगे देखते हैं। अब मैं जो बात करूँगा आपसे वो बात करूँगा मैं ओनली ऑन DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। सबसे पहली बात कहते हैं एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप पेपर देते हो सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक करो, क्या वो पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर जाके तैयारी की बात आती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, दैट्स डिफरेंट। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास MA या MSc इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए विद 55%। ठीक है, एज ऑफ नाउ। अगले साल जब हो क्या पता 60 भी हो जाए, बट अभी 55% है, तो मैं वही लिख रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है। यू कैन वेरीफाई विद द आरबीआई वेबसाइट। अब कई बार ये होता है कि जब आप मास्टर्स या MSc इन इकोनॉमिक्स करते हो तो आप वो सिंपल इकोनॉमिक्स में नहीं करते। कोई होते हैं कि जो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो बड़े सारे डाउट आते हैं, क्या अगर हमने ये स्पेशलाइजेशन किया क्या हम DEPR वाला पेपर दे सकते हैं? नहीं। देखो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है। अगर आपका MA इकोनॉमिक्स है इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स
तो आप पेपर दे सकते हो। अगर आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में है तो आप पेपर दे सकते हो जी। अगर आपका फिनेंशियल इकोनॉमिक्स है, एमए इन फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो आप पेपर दे सकते हो। अगर आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो आप पेपर दे सकते हो। अगर आपका एमए इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है तो आप पेपर दे सकते हो। एंड और अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप पेपर दे सकते हो। ये वो है जो आरबीआई की नोटिफिकेशन में लिखा है कि इफ़ अ स्टूडेंट और एस्पिरेंट इज हैविंग मास्टर्स, एमए और एमएससी इन फॉलोइंग विद दिस मच परसेंटेज देन यू आर एलिजिबल। अब कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स, भाई यहाँ पे नहीं लिखा, तो दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। तो कभी भी ऐसे कोर्सेज में नहीं जाना चाहिए जब नहीं लिखा। मे बी यू आर एलिजिबल, बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि गो फॉर दैट ओनली जो उसमें लिखा है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप सिंपल एम इकोनॉमिक्स करो, दैट इज़ रफ एंड टफ, आप सारे पेपर दे सकते हो। बट येस, अगर जो स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो दीज आर द स्पेशलाइजेशन जो इस पर मैंशन है, राइट जी। तो अगर आपका मास्टर्स इनमें से कोई एक ब्रांच में, देन यू आर एलिजिबल फॉर द डीईपीआर। कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स, भाई यहाँ पे नहीं लिखा तो मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। टेक्निकली देखा जाए यू आर एलिजिबल बिकॉज है तो इकोनॉमिक्स से, बट आप एक स्पेसिफिक में कर रहे हो तो पेपर आप दे सकते हो, बट स्टिल नहीं लिखा। इसलिए मैं कभी भी ऐसे एम्बिगिटी वाली चीज़ें नहीं बोलता किसी को करने के लिए। जो मेंशन है गो फॉर दैट ओनली, क्योंकि अभी आपने एडमिशन लेना है, आपने एडमिशन लिया नहीं। हाँ, जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके लिए सेपरेट थिंग है, बट दिस इज़ यूजफुल फॉर दोस्त जो अभी मास्टर्स में आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, राइट जी। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, और अगर आपका फाइनेंस डोमेन है, अगर आपने एमए या एमएससी इन इंटरनेशनल फाइनेंस किया है, या कोई ट्रेड रिलेटेड कोर्स किया है, ट्रेड एंड फाइनेंस, तो भी आप दे सकते हो, राइट जी। ये वो चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आपको यही करना चाहिए रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। सबसे बेस्ट होता है गो फॉर सिंपल एम इकोनॉमिक्स, ओनली एम इकोनॉमिक्स जैसे हम बोलते हैं, नॉट फॉर एनी स्पेशलाइजेशन इन समथिंग लाइक दैट। बट बिकॉज क्योंकि फिर वो एम्बिगिटी आ जाती है, क्या दे ना दे, एलिजिबल है नहीं है, तो बेटर यही रहता है कीप इट वेरी सिंपल। क्लियर। सिमिलरली अगर यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें तो वहाँ भी सेम अप्लाइज है, सेम गोज 55% आपके मार्क्स होने चाहिए इन द फॉलोइंग केसेस, एंड वहाँ पे आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ एलिजिबल। तो ये मेरे को एक डिफरेंस मिला था। कहते क्या मतलब, जब आप यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करते हो तो सेम क्राइटेरिया है 55% मार्क्स इन एमए, बट उसमें वहाँ पे लिखा है इट कैन बी क्वांट, मैथमेटिकल, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, बिजनेस, और इट कैन बी द अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बट डीईपीआर के नोटिफिकेशन पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे कहीं नहीं लिखा अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो ये बात का ध्यान रखना भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गो फॉर सिंपल थिंग, क्योंकि कहीं पे आप एलिजिबल हो, कहीं पे आप एलिजिबल नहीं हो। किसी ने एमए ने अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया है तो वो एज पर द नोटिफिकेशन आईईएस तो दे सकता है, बट वो डीईपीआर नहीं दे सकता क्योंकि लिखा नहीं है, राइट। इसलिए बेटर है कि आप सिंपल एम ए को करो, वो बेटर रहता है भाई। सारे पेपर के लिए फिर आप एलिजिबल होते हो। तो ये चीज़ समझ आ गई। जनरल पेपर मतलब आपका जो अभी बीए ख़त्म हुआ है, 55% अगर आपके मार्क्स है तो आप ग्रेड बी जनरल की तैयारी कर सकते हो। किसी ने एमएससी इन स्टैट्स किया विद 55% तो वो डीआईएसएम भी दे सकता है, वो जनरल भी दे सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आपके पास बीए की डिग्री है तो आप ये दे सकते हो। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है, हर बंदा यहाँ पे ये देना चाहता है। इसमें कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स अपने आप में इतना टफ पेपर है, तो एमए इको में आते आते तो कंपटीशन ऑलरेडी कम है, तो इसमें कंपटीशन भी कम रहता है डीईपीआर में, राइट जी। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं थोड़ा अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ डीईपीआर के, तो वो क्या कहता है, देखो सबसे पहले देयर आर 3 फेजेस। फेज़ वन में आपका जो पेपर नंबर 1 है that is based on MCQs on economics। 100 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, राइट जी। कहते क्या आएगा, कोई भी डोमेन इको का, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, स्ट्रिक्स, एनवायरमेंटल, कुछ भी। पेपर नंबर 2 इज आपका टाइप होता है
ऑन कीबोर्ड, मतलब टाइप ऑन कंप्यूटर वाया कीबोर्ड, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश। प्रेसी राइटिंग आ गई, ठीक है। देन उसके बाद आपका कोई पैराग्राफ राइटिंग आ गया, आर्टिकल राइटिंग आ गया, लेटर्स आ गए, लेटर टू द एडिटर, जो बचपन में आप 12th की इंग्लिश में करते थे वही सेम सेम है। 100 नंबर 120 मिनट, तो 200 नंबर का आपका देखा जाए प्रीलिम्स है, एंड 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। दिस इज़ योर फेज़ 1, राइट जी। जो MCQ ऑन इकोनॉमिक्स है, दिस इज सेम एज पर विद द UGC नेट इकोनॉमिक्स। जो नेट का इको का पेपर होता है और जो DPR में आपको इको मिलता है वो एट पर सेम ही रहते हैं, क्योंकि सेम चीज़ें चलती है। वहाँ भी MCQs आते हैं इको पे, यहाँ भी MCQs है इको पे। तो नेट के जो पेपर की तैयारी होती है वो DPR के इसके लिए ऑलरेडी यूज़फुल है। देन फिर हम आते हैं फेज़ 2 पे, एक तरीके से आपका प्रीलिम्स एंड दिस इज़ मेंस। यहाँ पे जो आपका पेपर 1 होगा दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ऑन इकोनॉमिक्स पार्ट 1 इको 1। देन सेम डे, ये दोनों पेपर सेम डे होते हैं, एक ही दिन में। जैसे मान लो भाई 16 जुलाई पढ़ रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 16 जुलाई के दिन आपके दोनों पेपर होंगे। ये फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट के बाद आपको कम से कम 30 डेज़ मिलते हैं, 30-45 डेज़ आपको आराम से मिल जाते हैं फॉर द मेंस की तैयारी। बट दोनों की तैयारी हम साथ में करते हैं। एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव ऑन इको 2, ये भी सेम 100 नंबर 120 मिनट्स, एंड ये भी सेम 100 नंबर 120 मिनट्स। तो टाइम वही है 2 घंटे, और 100 नंबर का पेपर है। एंड एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, ये बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। यू डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा शीट, जो शीट है बस उसी में आपको पेपर करना है। एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती भाई। जैसे होता था ना कॉलेज के जो पेपर आप देते हो अभी सेमेस्टर में, मैम शीट मैम शीट, मेरे जैसा इंसान तो भाई बिना एक्स्ट्रा शीट लिए पेपर ही नहीं करता था कॉलेज का कोई। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, IESN यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखना। एंड इसके लिए आपको कैलकुलेटर मिलता है, बट वो ऑन स्क्रीन वाला कैलकुलेटर होता है। यहाँ पे भी सेम है। एंड 100 नंबर का तो टोटल ये भी आपके 200 हो गए, 120 मिनट। अब कहते हैं इको 1 का सिलेबस क्या है। इको 1 का सिलेबस है माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इको, पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस। मैं पब्लिक फाइनेंस को पब्लिक इको में ही ट्रीट करता हूँ, ठीक है। इको 2 में आपको क्या मिलता है, MME का क्वेश्चन, स्टैट्स के क्वेश्चन, इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस, प्लस दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, एक होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। जिस साल में आपका अटेम्प्ट बनेगा, जैसे मान लो मेरा अटेम्प्ट बन रहा है 2026 में एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2024 और 25 इन 2 साल की मेरे को MPR और FSR को पढ़ना चाहिए। ये एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है जी। अगर आपका 28 में अटेम्प्ट है तो जो भी 2 पिछले साल की होगी वो रिपोर्ट आपके काम की है। 25 में बनता है, 24 में बन रहा था जिन लोगों का, जिन्होंने 22 में दिया था, तो पिछले 2 साल की रिपोर्ट वो काम की होती है। ये चीज़ समझ आई। तो इको 1 में क्या मिलता है, ये सारा कहते, और कोई अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का पार्ट रह गया वो मोटी मोटी बात है। इकोनॉमिक्स 2 में आपको यही 4 चीज़ें मिलती है बस, प्लस ये 2 रिपोर्ट्स आपकी जो आती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी है इको रिलेटेड, वो सारा इको 1 में जाता है। बट जनरली ऐसी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, ग्रोथ, एनवायरमेंटल, पब्लिक इको, राइट जी। तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स आती है। वो जो जनरल वाला पेपर है ना, ये यहाँ पे भाई पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करवाता। जो लोग इसकी तैयारी करवाते हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप उन लोगों से इसका प्रिपरेशन या इसका रोड मैप पूछिए। मैं आपको बस MA इको के बाद जो DPR का एग्ज़ाम होता है वो बता सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द सिलेबस फॉर DEPR एग्जाम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। यहाँ पे आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स मिलेगी। जिनका इको ऑनर्स कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रखा है, या BA प्रोग्राम कर रखा है, वो लोग बहुत फेमिलराइज हैं इन सब चीज़ों से। हॉलवेरियन, निकोलसन स्नाइडर, डॉन बोश, एबल बर्नांके, रिचर्ड फ्रियन। देन इंटरनेशनल में आप फिर पढ़ते हो डोमिनिक सैल्वाटोर, रूडी डॉन बोश, ठीक है, देबराज रे। पब्लिक फाइनेंस में HL भाटिया आ जाता है, चार्ल्स कॉलस्टेड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आ जाता है, गुजराती आपका ट्रिक्स में आ जाता है, JL डेवोर के पहले 5 चैप्टर वो आपका स्टैट्स में आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हैमंड आपका MME, इंडियन इको 2 वैसे भी सारा करंट एंड स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड है। तो ये पूरा आपका लगभग जाना माना सिलेबस है। आपने टर्म्स वगैरह सुन रखी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नया है,
ठीक है, आपने टर्म्स वगैरह सुनी हुई है, आपको पता है भाई ISLM मॉडल क्या है, ठीक है, कीनेसियन थ्योरी क्या होती है, क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ रेयन, क्लासिकल डाइकोटमी क्या होता है, तो आप फेमलाइज हो इन सब चीज़ों से। सो दिस इज़ योर सिलेबस फॉर द RBI DPR एंड इसके बाद फिर लास्ट इज़ द इंटरव्यू दैट इज़ फॉर द 75 मार्क्स। अब की बार 400 पार। डैरिल मिचेल की जर्सी 75 नंबर, तो 400 में से मैंने कट ऑफ वगैरह व्हाट्सअप ग्रुप जो इसके रिगार्डिंग है उस पर शेयर कर रखी है सारी। ऐसे मेरे को अब याद नहीं भाई कट ऑफ क्या था, मैंने वहाँ पे भेज देता हूँ जैसे जैसे आता है। इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती, कंसेप्ट याद रहते हैं, रटे हुए होते हैं तो चलो, बट कट ऑफ वगैरह इतना याद नहीं है, तो वहाँ पर मैंने भेज रखा है। आप व्हाट्सअप कर देना, आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सअप के ग्रुप पर। वहाँ पर मैं ऑलरेडी इससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने भेज रखा है लास्ट 2-3 साल की कट ऑफ का क्या ट्रेंड है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है, दैट इज़ द बेस्ड ऑन द डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब सेम सिलेबस है, चाहे UGC नेट हो, UPSC IES हो या RBI DEPR हो, भाई तीनों का सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस। जैसे यहाँ पे देखो इंग्लिश आती है, IES में भी इंग्लिश आती है, UGC नेट में आपका इकोनॉमिक्स आता है। तो जो इको के आप 100 क्वेश्चन कहते हैं, UGC नेट का क्या, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, छोटा सा ये कट ऑफ का इसका बड़ा प्यारा सिस्टम है। 300 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं पार्ट ए में, 100 क्वेश्चन आपके होते हैं पार्ट बी में, तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं 3 घंटे में। बहुत ज़्यादा टाइम है। नेट का पेपर 2 घंटे में हो जाता है, जिन जिन लोगों का निकला था सब 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर कर कुरा के बैठे हुए थे आराम से, मैक्सिमम 2.25 घंटे या 2.5 घंटे। मतलब मैं इतना श्योर हूँ जो बंदा पढ़ के पेपर जा रहा है वो 2.5 घंटे में पेपर पूरा कर लेता है, आधा घंटा फालतू मिलता है। तो कभी भी नेट के पेपर में आपका टाइम कंसर्न नहीं होगा, आप पहले ही पेपर कर लेते हो। हाँ, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही होगा तो 2 मार्क्स, गलत होगा तो कुछ कटेगा नहीं, 0 रहेंगे वो। तो 150 नंबर का है, सॉरी 150 क्वेश्चन है आपके टोटल, 300 नंबर का पेपर है, तो 150 × 2 300 नंबर का आपका पेपर बन गया। तो 50 क्वेश्चन आपके आते हैं पार्ट ए में। कहते पार्ट ए में क्या मिलेगा, देखो यार पार्ट ए ऐसी चीज़ है जो बंदा बिना पढ़े भी कर सकता है। आप ओजवाल बुक्स हो गई, अरियंत हो गया, इनमें से किसी एक का भी पास्ट ईयर्स उठा लो तो पार्ट ए आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। पार्ट बी मेन होता है इको, ये है। तो कम से कम अगर मैं आपसे नेट की कट ऑफ की बात करूँ, ये क्या है, ये तो सेमेस्टर 4 DU का सिलेबस है। खैर देखो, अगर मैं आपसे नेट की बात करूं, 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर दो एंड 100 इको के जो है उसमें से अगर आप 75 क्वेश्चन सही कर दो, तो आपका टोटल कितना बनता है, 105 क्वेश्चन, है ना। 105 क्वेश्चन आपके मोटे मोटे सही हो गए आउट ऑफ 150। 150 में से 105 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो लगभग आपका कितना बन गया हिसाब, 210 नंबर आपके आराम से बन गए। 300 में से आपके 210 नंबर आ गए। दिस इज़ द कट ऑफ फॉर द JRF ऑफ लास्ट ईयर। 210 की कट ऑफ गई थी, राइट जी। तो 210 कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, मैं बात कर रहा हूँ फॉर द JRF। तो मोटा मोटा आपको 105 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं आउट ऑफ 150 फॉर द JRF इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। ये अभी फर्स्ट स्टेज है, आगे बता तो मैं आगे क्या होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने निकाला और सीधा आ गए, इंटरव्यू भी होता है फॉर द PhD। कहते क्या चीज़ है, देखो जी अब कट ऑफ की बात करते हैं, ये समझ आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको 300 मार्क्स का आपका पेपर है टोटल, सिंगल पेपर होता है। उसी के बिहाफ पे आपको PhD में एडमिशन मिलेगा, आपका नेट क्वालिफाई होगा या आपका JRF होगा। तो दिस इज़ कैटेगरी 1, दिस इज़ कैटेगरी 2, दिस इज़ कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, यू गेट 150। अगर आपके पेपर में 300 में से 150 मार्क्स आते हैं तो यू गेट एनरोल फॉर द PhD, आप PhD के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके 182 गई थी लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ, अगर आपके 182 मार्क्स आते हैं तो आप नेट क्वालिफाइड हो, एंड अगर आपके 210 मार्क्स आते हैं तो आप JRF क्वालिफाइड हो। कहते हैं अगर मेरे 210 है तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, आप PhD भी क्वालिफाई हो गए, आपका नेट भी हो गया, आपका JRF भी हो गया। कहते अब क्या करें, ये क्वालिफाई होने के बाद देखो, जब आप PhD के लिए क्वालिफाई हो गए तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप PhD करना चाहते हो वहाँ पे आप जाओ, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसमें फॉर्म फिल करो, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। PhD का मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट एन एकेडमिक डिग्री,
इसको मैं एकेडमिक में काउंट नहीं करता। बड़े सारे बोलते हैं इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री इन एकेडमिक, एग्रीड, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक्स पार्ट। यहाँ पे आपका एकेडमिक्स नहीं है कि आपको पेपर पढ़ना है, रट्टा मार के पेपर दे आए, या ये सिलेबस है, ये पेपर के 4 दिन पहले हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। पीएचडी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट इज़ रिसर्च, ये रिसर्च है। तो जो भी आपका इंटरव्यू होता है वो पहले आपका बैकग्राउंड के ऊपर तो हो गई, आपका बैचलर्स कहाँ से है, मास्टर्स कहाँ से है, बट इट इज़ प्योरली इंक्लाइन ऑन द रिसर्च। बहुत मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं जो पीएचडी के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, वो ज़्यादातर अपने हॉबीज़ वगैरह, जैसे यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ आपको मिलता है आप वो सारे देखते हो, ऐसा नहीं है। दिस इंटरव्यू इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च ओरिएंटेड। आपको रिसर्च रिलेटेड पता होना चाहिए, जो भी आपका आगे एम है रिसर्च करने का। जैसे जो मेरा टॉपिक है रिसर्च का, तो मेरे को उससे रिगार्डिंग पता होना चाहिए, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या इस टॉपिक के रिगार्डिंग पुरानी कोई रिसर्च हो रखी है, कितनी रिसर्च हुई है, उसमें मेरा नया कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। रिसर्च का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब है जो पुरानी रिसर्चेज है या जो पुराना नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उसमें एडिशन क्या हो रहा है। जो पुरानी बॉडी ऑफ नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उसमें आपने नया क्या कंट्रीब्यूट किया, ऐसा क्या नया डाल रहे हो, दैट इज़ द रिसर्च। उसकी नॉवेल्टी क्या आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर आपकी जो इंटरव्यूज़ होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च। तो इस पर अगर किसी को जानना है कि हम क्या टॉपिक ले, तो आप मेरे से अपने अपने आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बनता है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता हाँ भाई सब यही ले लो, ऐसा नहीं है। दैट डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इट इज़ प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड थिंग। ये कोई वो नहीं है कि विधि का विधान कि भाई सबको 5 पेपर पढ़ने हैं और यही सिलेबस आएगा ना, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट गेम। पीएचडी को आप बीए या एमए के साथ काउंट या कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत अलग चलता है, ठीक है। तो अगर आपका पीएचडी में 150 मार्क्स आते हैं, आप वेबसाइट पे जाना जिस भी आपको करना है, वहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया, जैसे मान लो मेरे नंबर थे 160 एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हूँ, मैं नेट क्वालिफाई नहीं किया, तो मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, फॉर्म फिल करूँगा, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ, इंटरव्यू दूंगा, सिलेक्शन हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं हुई तो आई विल ट्राई ऑन अदर यूनिवर्सिटीज़। अब अगर मान लो मेरे नंबर आते 190 मार्क्स, सिनेरियो 2, जैसे सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2, आई स्कोर 190 मार्क्स। अब मैं पीएचडी में भी जा सकता हूँ, सेम प्रोसेस जो यहाँ पे था, बट नाउ आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी एट पैन भारत। कहीं भी डीयू के 40 कॉलेजेस में आप जा सकते हो, इको के जो है आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो वो फॉर्म होता है वहाँ पे आप जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, पॉइंट सिस्टम है, वो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स बनते हैं। तो जो नंबर्स आपका फुलफिल हो रहा होगा देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। सिर्फ नेट क्वालिफाई करना इज़ नॉट अ गारंटी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे आ जाते हो। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी कंडीशन, इट इज़ नॉट अ गारंटी। आपने नेट क्वालिफाई किया तो इट इज़ नॉट गारंटी कि आप हो जाओ, वो डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। तो टोटल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देन आप पोस्ट होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर पे। बड़े सारे क्या करते हैं कि उन्हें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाता है देन दे साइड बाय साइड डू द पार्ट टाइम पीएचडी। आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो, राइट जी। अब केस नंबर 3, मेरे नंबर आ गए 210, दैट इज़ फॉर द जेआरएफ कट ऑफ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जेआरएफ पे जा सकता हूँ। जेआरएफ का मतलब कि जो लोग फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो दे गेट अ वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम द यूजीसी और फ्रॉम द हायर एजुकेशन बॉडीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी से आपको एक ग्रांट मिलती है जिसका नाम है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। 2 साल तक आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है 37-40,000। फिर जब 2 साल आपके पूरे हो जाते हैं देन यू गेट 55-60 के आसपास आपको पैसे मिल जाते हैं एज अ जेआरएफ। तो जेआरएफ में सरकार आपको पैसा देती है फॉर द फुल टाइम पीएचडी। यहाँ पार्ट टाइम पीएचडी में कुछ पैसा नहीं मिलता। पार्ट टाइम पीएचडी में जो आपकी सैलरी आ रही है आप सैलरी के साथ अपनी पढ़ाई करते हो। सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया। इन दिस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको फिर पीएचडी करनी पड़ेगी, पीएचडी करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे आ सकते हो। जैसे यार सिंपल सी बात है, यूपीएससी में आपका क्राइटेरिया होता है फर्स्ट यू बिकम एसडीएम, फिर डीएम बनते हो, फिर अंडर सेक्रेटरी आता है, डिप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे करके एक हायरार्की है। तो सिमिलरली एकेडमिक्स में भी एक हायरार्की है। फर्स्ट यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी आपका जूनियर टाइम होता है या ग्रेड 1 होता है। फिर आफ्टर सम ईयर्स यू गेट ग्रेड 2 और सीनियर ग्रेड पे आप आ जाते हो। रहते आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो बट आपका ग्रेड बढ़ जाता है। देन दीज आर द टाइम बेस्ड प्रमोशंस। प्लस
डिपेंड ऑन अदर क्राइटेरिया ऑल्सो, आपके रिसर्च पेपर्स कितने हैं, आपका आगे और सारी चीज़ें कितनी हैं। देन यू बिकम एसोसिएट प्रोफेसर, देन यू बिकम प्रोफेसर, फिर ऐसे आप आगे थ्रू आउट योर चेन चलती हैं, राइट जी। तो इसलिए यूजीसी नेट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको एकेडमिक्स में आना है, राइट। तो ये थी यूजीसी नेट की बात। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसलिए हम ये तीनों पेपर एक साथ कवर करते हैं, मतलब नेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई, राइट जी। सो इन तीनों की तैयारी हम एक साथ करते हैं। प्लस इसके अलावा बड़ी सारे और भी चीज़ें आती है, जैसे सेबी ग्रेड ए रिसर्च है, ये शायद आपने ना सुना हो इतना। तो सेबी ग्रेड ए रिसर्च का भी लगभग सेम सिलेबस है, तो इसकी भी तैयारी चलती है। तो मतलब जो जो सिलेबस हमारे मैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो सारे पेपर्स हम एक साथ कवर करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट 9811042456 इज़ माई नंबर। समदीश जी शर्मा नाम है जी मेरा। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। बैच इसका अवेलेबल है, नोट्स मटेरियल सारा आपको मेरे साइड से मिलेगा। एंड कुछ भी आपको अलग से परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा मटेरियल मैं आपको इतना दे दूंगा कि बहुत रिगरस में, कम से कम 1500 क्वेश्चन सिर्फ स्टैट्स के ऊपर है, और कम से कम 150 टेस्ट पेपर्स तो मिनिमम है ही, अबाउट 50 क्वेश्चंस पर टेस्ट। तो लगभग आपके 15 पंजे 75 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ टेस्ट में है। और ये 1500 MCQ सिर्फ स्टैट्स पे है। ऐसी सेम 2000 क्वेश्चन सिर्फ स्टैट्स एंड इको ट्रिक्स पे है, जो आपका प्रीलिम्स के ऊपर है। सिमिलरली इंडियन इको के अलग क्वेश्चंस हैं, मैक्रो के अलग है, माइक्रो के अलग है। तो हर एक की मैंने MCQ बुकलेट बना रखी है, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, ट्रिक्स, इंटरनेशनल इको, ग्रोथ एंड इको, तो सबके आपको मिलते हैं, ताकि हमारा मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड जो प्रीलिम्स है आरबीआई डीईपीआर का, प्लस जो हमारा नेट इको के 100 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके साइमल्टेनियसली कवर्ड हो सके। आईईएस में देयर इज़ नो प्रीलिम्स, उसमें सीधा मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। एंड आईईएस आप अपने फाइनल ईयर में दे सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज आप एमए या एमएससी इन इको के फाइनल ईयर में दे सकते हो बिफोर योर डिग्री, बट डीईपीआर का पेपर आप डिग्री के बाद दे सकते हो विद 55% बेंच स्ट्रोक्स की जर्सी, कम से कम इतने नंबर होने चाहिए। एंड नेट का पेपर आप एमए के फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो, सेकंड में भी दे सकते हो, थर्ड में भी दे सकते हो। उस पर अभी कोई वो है नहीं कि इतने अटैम्प्ट आपके पास है। इन दोनों में अटैम्प्ट का क्राइटेरिया, बट इसमें नहीं है, राइट। सो कोई डाउट हो, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी वाया व्हाट्सएप एंड और कॉल, ताकि जो आपके डाउट्स है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो गए हो। जय श्री महाकाल।